सेवन्थ बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पुष्प के बारे में बताया था कि फ्लावर क्या है और फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में किन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी शब्दावली के बारे में अवगत कराया था और बताया था कि फ्लावर यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर में आपको बताया था कि फ्लावर के सहायक अंग एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, आवश्यक अंग इसेंशियल ऑर्गन कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर्स के बारे में बताया था, अर्थात पूर्ण और अपूर्ण पुष्प क्या होते हैं, और फिर ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स क्या होते हैं, सहपत्री तथा असहपत्री पुष्प। और इसके बाद फिर हम फ्लावर की सिमेट्री के बारे में आपको बता रहे थे और बताया था कि फ्लावर की सिमेट्री 3 प्रकार से निर्धारित होती है। पहली सिमेट्री आपको समझाया था नियमित या हम त्रिज्या सम्मित या इसे हम रेगुलर और एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। दूसरा बताया था जाइगोमॉर्फिक या मोनोसिमेट्रिकल, और तीसरा बताया था इरेगुलर या एसिमेट्रिकल अर्थात असममित। फिर उसके बाद आपको पिछले वीडियो में इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स के बारे में अर्थात पुष्प पत्रों के निवेशन के बारे में समझाया था और बताया था कि हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस फ्लावर क्या होते हैं। इसके पश्चात फिर आपको बाह्य दल पुंज, फिर दल पुंज, इन सब के बारे में समझाने का प्रयास किया था। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने पुष्पदल विन्यास को भी बताया था, और पुष्पदल विन्यास में आपको वाल्वेट एस्टिवेशन, जिसे हम कोरस्पर्शी पुष्प विन्यास, पुष्पदल विन्यास कहते हैं, दूसरा व्यावर्तित या ट्विस्टेड, तीसरा इम्बिक्रेट या कोरछादी, चौथा क्विंक्विंशियल और पांचवा वेक्जिलम या ध्वजिक के बारे में एग्जाम्पल सहित समझा चुके हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको हम दलों की आकृति के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। फॉर्म ऑफ कोरोला, पुष्प का रूप दलों के आकार एवं ससंजन पर निर्भर करता है। इसी के आधार पर पुष्पों में 2 प्रकार के दल पुंज मिलते हैं। पहला बताया था जब सारे दल अलग अलग हों उन्हें पॉलीपेटलस, और जब सारे दल संयुक्त होते हैं तो उन्हें गैमोपेटलस कहा जाता है। इसमें से आकृति में से पहला है पृथक दली पॉलीपेटलस, और उसमें है नियमित पृथक दली या रेगुलर पॉलीपेटलस। इसमें से पहला आता है क्रूसीफॉर्म कोरोला। क्रूसीफॉर्म कोरोला क्या है? इस प्रकार के कोरोला में 4 पृथक दल होते हैं। प्रत्येक दल में 2 भाग होते हैं। दल का संकीर्ण यानी शकरा निचला भाग क्ला या नखर कहलाता है, और दल का बाहर की ओर फैला हुआ भाग दल फलक या लिम्ब कहलाता है। इस प्रकार के दल क्रॉस यानी गुणा के रूप में लगे होते हैं, इसीलिए इसको हम क्रूसीफॉर्म कोरोला कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण सरसों या ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। सरसों में कोरोला गुणा के रूप में या क्रॉस के रूप में होते हैं, इसीलिए सरसों का कुल क्रूसीफेरी कहा जाता है। हालांकि अब सरसों के कुल का नया नाम ब्रेसिकेसी हो गया है। दूसरा भाग आता है पृथक दलीय नियमित आकार कोरोला के अंतर्गत कैरियोफाइलेसियस। इस प्रकार के दलपुंज में 5 नखर युक्त दल होते हैं। इनमें दल फलक यानी लिम्ब नखरों से समकोण बनाते हुए होते हैं, जैसे कि डायंथस में या खट्टी बूटी में कैरियोफाइलेसियस प्रकार का कोरोला होता है। तीसरा रोजेसियस
नाम से स्पष्ट है कि गुलाब में, रोज में होता है। इस प्रकार के दलपुंज में 5 या अधिक दल होते हैं। नखर या तो बहुत छोटे होते हैं अथवा अनुपस्थित होते हैं। दल फलक यानी पेटल लिम्स बाहर की ओर फैले रहते हैं, जैसा कि गुलाब में होता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर पॉलीपेटलस करोला में रेगुलर फॉर्म में, रोजेसियस करोला गुलाब में आपने सब ने देखा होगा, क्रूसीफॉर्म करोला आपने सरसों में देखा होगा, गुणा के रूप में, क्रास के रूप में करोला पीले रंग के दिखाई पड़ रहे हैं, और कैरोफाइलेसियस में डायंथस के फ्लावर में इस प्रकार के करोला दिखाई पड़ते हैं। और इसके बाद अब आता है अनियमित प्रकार, इरेगुलर टाइप में। अनियमित प्रकार में पैप्लियोनेसियस का करोला किस प्रकार से होता है, आपने सबने मटर में देखा होगा, चना में देखा होगा, अरहर में देखा होगा, और कुछ इसी प्रकार से शीशम में भी पाया जाता है। पैप्लियोनेसियस करोला तितली की आकृति का प्रतीत होता है। इसमें अनियमित आकार के 5 स्वतंत्र दल पाए जाते हैं। इनमें से पश्च दल सबसे बड़ा होता है, जिसे हम ध्वजक या स्टैंडर या इसे फिर हम वैक्जिलम कहते हैं, जबकि 2 पार्श्व दल विंग्स या एली कहलाते हैं, और सबसे नीचे के दल एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, जिसे हम कील या कैरिना के नाम से जानते हैं। कील को हिंदी में नौतल भी कहा जाता है। और पैप्लियोनेसियस करोला चना, मटर, अरहर और शीशम में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि करोला किन किन रूपों में हो सकता है। दलों की आकृति अर्थात फॉर्म ऑफ करोला कितने प्रकार का होता है, आपके एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी टाइप थे हमने बताने का प्रयास किया है। कभी कभी एक खास बात और आपको जानना आवश्यक है कि बाह्य दल और दल दोनों में स्पष्ट अंतर नहीं हो पाता, और पुष्प में दोनों का एक संयुक्त चक्र बन जाता है, तब इसे हम परिदल पुंज या पेरियंथ कहते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें बाह्य दल और दल में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, स्पष्ट रूप से अंतर नहीं होता, और एक खास करके अधिकांश एक बीजी पुष्पों में बाह्य दल पुंज और दल पुंज अर्थात कैलिक्स और करोला एक दूसरे से भिन्न न होकर दोनों मिलकर एक संयुक्त चक्र बनाते हैं, जिसे हम परिदल पुंज या पेरियंथ कहते हैं। और इनके प्रत्येक भाग को या इसके यूनिट को टेपल कहा जाता है। अब पुष्प के आवश्यक अंग के अंतर्गत, इसेंशियल आर्गन के अंतर्गत अब अगला टॉपिक आता है पुमंग या एंडोशियम। जैसा आप जानते हैं पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ स्टेमेंस इज नोन एज एंडोशियम। पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है, जो कि पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, और ये पुष्प का तीसरा तथा आवश्यक चक्र होता है। और वास्तव में पुमंग पुष्प का मेल पार्ट या नर भाग होता है, जो कि पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर एक पुतंत यानी फिलामेंट, एक कनेक्टिव यानी योजी तथा एक सबसे मुख्य भाग परागकोश या एंथर से मिलकर बना होता है। अब पुंकेसरों के बारे में हमें एक एक चीज़ पढ़नी है। सबसे पहला आता है पुंकेसर का परागकोश से योजन अर्थात कोहेशन ऑफ स्टेमेन। कोहेशन ऑफ स्टेमेन क्या है? एक ही पुष्प चक्र के विभिन्न सदस्यों का आपस में मिलना ससंजन कहलाता है, और यह ससंजन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात पुंकेसर का परागकोश से योजन, पुतंद का परागकोश से योजन 4 प्रकार का होता है। पहला कहलाता है एडनेट। एडनेट इसमें पुतंतु परागकोश के आधार से शीर्ष तक जुड़ा होता है।
एडनेट प्रकार का, जैसे आलू में, जैसे चंपा में। दूसरा होता है बैसी फिक्स्ड या अधाबद्ध। इसमें पुतंद पराग कोष के आधार से जुड़ा होता है, जैसे कि सरसों में। तीसरा आता है डार्सी फिक्स्ड या पृष्ठ लग्न। इसमें पुतंद पराग कोष की पीठ से लगा होता है, जैसे कि पैसीफ्लोरा में। और चौथा आता है मुक्त डोली या वर्साटाइल। इसमें पुतंद पराग कोष के पृष्ठतल पर एक बिंदु पर जुड़ा होता है और पराग कोष स्वतंत्रतापूर्वक अपने स्थान पर इधर उधर हिल डुल सकता है, तब इसे हम वर्साटाइल या मुक्त डोली कहते हैं। और ये मुख्य रूप से घास कुल के अंतर्गत इस प्रकार का पराग कोष का निवेशन होता है, इंसर्शन होता है। तो पराग कोष के निवेशन का अर्थ हुआ पुतंद से पराग कोष के जुड़ने के ढंग को पराग कोषों का निवेशन या इंसर्शन कहते हैं। और यह इंसर्शन 4 प्रकार का होता है। अब इंसर्शन को आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। पहला वाला बैसी फिक्स्ड है, ऊपर का एंथर है, नीचे में फिलामेंट है, और एंथर और फिलामेंट जहाँ से जुड़ा है, अटैचमेंट पॉइंट को हम कनेक्टिव कहते हैं। तो बैसी फिक्स्ड में आप देख सकते हैं कि पुतंद पराग कोष के आधार से जुड़ा है, जैसे कि सरसों में होता है। एडनेट या संलग्न दूसरा वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें पुतंद पराग कोष के आधार से शीर्ष तक जुड़ा है, पूरी लंबाई में जुड़ा होता है। और तीसरा बैसी फिक्स्ड में आप देख सकते हैं कि इसमें पुतंद पराग कोष के आधार से जुड़ा हुआ है। और डार्सी फिक्स्ड में आप देख सकते हैं पुतंद पराग कोष की पीठ से लगा हुआ है। तीसरा डायग्राम डार्सी फिक्स्ड है। डार्सी फिक्स्ड का मतलब पृष्ठ लग्न से है, जैसे पैसीफ्लोरा में होता है। और चौथा डायग्राम वर्साटाइल या मुक्त डोली का है, जो घास कुल में होता है। इससे पुतंद पराग कोष की पीठ पर केवल एक बिंदु द्वारा जुड़ा रहता है। इस प्रकार से आप इंसर्शन ऑफ एंथर्स यानी पराग कोषों के निवेशन को भी आप अपनी नोट्स कॉपी में इसके डायग्राम को बना लेना। अब है पुंकेसरों का ससंजन, कोहेशन ऑफ स्टेमन। कोहेशन ऑफ स्टेमन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कोहेशन का मतलब क्या हुआ? एक ही पुष्प चक्र के विभिन्न सदस्यों का आपस में मिलना ससंजन या कोहेशन कहलाता है। और यह कोहेशन कई प्रकार का होता है। उसमें पहला कोहेशन कहलाता है पॉलीएंड्रस या पृथक पुंकेसरी। इसमें जब पुमंग में सभी पुंकेसर एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, तो ऐसी अवस्था को हम पॉलीएंड्रस या पृथक पुंकेसरी कहते हैं, जैसे कि सरसों में। दूसरा आता है एडल्फी या संघीयता। जब पुमंग के केवल पुतंतु आपस में ससंजित होते हैं, लेकिन पराग कोष स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसी अवस्था को संघीयता कहते हैं। और ये संघीयता कई प्रकार की होती है। सबसे पहला है, महत्वपूर्ण है, एक संघी पुंकेसर मोनोएडल्फस। क्या होता है? नाम से स्पष्ट, एक संघी, अर्थात इस प्रकार के संयोजन में एक पुष्प के सभी पुंकेसरों के पुतंतु आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं, जबकि उनके पराग कोष स्वतंत्र होते हैं। जैसा कि आप मालवेसी कुल के गुड़हल में ऐसा देख सकते हैं। गुड़हल का बोटानिकल नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है, मालवेसी कुल का है। उसके लाल रंग के, चटक लाल रंग के पुष्प में आप इस प्रकार से पुंकेसरों को देख सकते हैं। एक संघीय अवस्था कहलाती है। दूसरा है द्विसंघी या डाई एडल्फस कंडीशन। इस प्रकार के संसंजन में पुंकेसरों के पुतंतु आपस में जुड़कर 2 बंडल बनाते हैं, 2 बंडल बन जाते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पैप्लियोनेसी कुल में मटर और मूंग में ऐसा होता है। मटर में 10 पुंकेसर होते हैं, 9 पुंकेसर एक तरफ एक बंडल में, और एक अकेला होता है 9 + 1, 9 यूनाइटेड + 1। तीस अवस्था को हम डाईएडल्फस या द्विसंघी पुंकेसर अवस्था कहते हैं। तीसरा आता बहुसंघी पुंकेसर,
या पॉली एडल्फस कंडीशन। इन कुछ पुष्पों में पुंकेसरों के अनेक समूह बन जाते हैं। प्रत्येक समूह के पुंकेसरों के पुतंतु जुड़े होते हैं, किंतु परागकोश स्वतंत्र होते हैं, अर्थात परागकोश फ्री होते हैं, फिलामेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं। तब ऐसी कंडीशन को हम बहुसंघी या पॉली एडल्फस कंडीशन कहते हैं। और ये पॉली एडल्फस कंडीशन नींबू और संतरा में पाई जाती है। तीसरा है सिंजेनेसियस या युक्त कोशी अवस्था। यह अवस्था सूरजमुखी के बिंब पुष्पों में मिलती है। आपने पुष्पक्रम में पढ़ा है कि सूरजमुखी में हेड या मुंडक या कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम होता है, जिसमें रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स उपस्थित होते हैं। डिस्क फ्लोरेट को हम बिंब पुष्पक कहते हैं। तो यह अवस्था सूरजमुखी के बिंब पुष्पकों में मिलती है, जिसमें सभी पुंकेसरों के परागकोश पार्श्व में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन पुतंतु स्वतंत्र होते हैं। अगला आता है सिनेंडर्स कंडीशन, संयुक्त पुंकेसरी। इसमें पुंकेसरों के दोनों भाग पुतंतु और परागकोश मिलकर एक संयुक्त रचना बना लेते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कुकुरबिटा या कद्दू होता है। आप इन सभी कंडीशंस को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला डायग्राम ये बना हुआ है वो गुड़हल के पुंकेसरों का है और ये एक संघीय अवस्था कहलाती है। दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं मटर का है, जिसमें पुंकेसर दो बंडलों में है, डाइडल्फस कंडीशन है, एक तरफ 9 है और एक तरफ अकेला है, तो ये डाइडल्फस कंडीशन का है। तीसरा पॉलीडल्फस आप देख रहे हैं, जिसमें नींबू और संतरा में मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं कि पुंकेसर अनेक समूहों में स्थित हैं और प्रत्येक समूह के पुंकेसरों के पुतंत जुड़े होते हैं, लेकिन परागकोश स्वतंत्र रूप से होते हैं। ऐसी कंडीशन पॉलीडल्फस कहलाती है। और तीसरा देख रहे हैं सिंजेनेसियस कंडीशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि सूरजमुखी के बिंब पुष्पों मिलती है, जिनमें सभी पुंकेसरों के परागकोश पार्श्व में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन सभी के पुतंत या फिलामेंट फ्री है, परागकोश आपस में जुड़े हुए हैं। और चौथी अवस्था आप देखते हैं ये संयुक्त पुंकेसरी या पांचवी अवस्था सिनेंडर्स की है। इनमें पुंकेसर के दोनों भाग पुतंतु और परागकोश फिलामेंट एंड एंथर जुड़ करके संयुक्त रचना बना देते हैं। ऐसी कंडीशन कुकुरबिट में पाई जाती है, फैमिली कुकुरबिटेसी में। इनके भी डायग्राम आप बना लीजिएगा। अब आता है पुंकेसरों का आसंजन, एडहेशन। अभी आप पढ़ रहे थे पुंकेसरों का ससंजन, कोहेशन ऑफ स्टेमेंस, और अब अगला टॉपिक है पुंकेसरों का आसंजन या एडहेशन ऑफ स्टेमेंस। एडहेशन क्या होता है? पुष्प के पुंकेसर किसी दूसरे चक्र से जुड़ने पर इसे हम आसंजन या एडहेशन कहते हैं, अर्थात पुंकेसर पुष्प के किसी दूसरे चक्र से जुड़ जाए तब उसे हम एडहेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन होती है इपीपेटलस या दल लग्न। नाम से स्पष्ट है कि जब पुंकेसरों के फिलामेंट या पुतंत दलों से जुड़े होते हैं तब उसे हम इपीपेटलस या दल लग्न कहते हैं, जैसे कि कनेर में। दूसरा कंडीशन होता है परिदल लग्न या इपीफिलस। इस दशा में पुंकेसर परिदलों से लगे रहते हैं, जैसे कि प्याज और सतावर में। और तीसरा कंडीशन आता है गाइनेंडस। इसमें पुंकेसर पूर्ण रूप से अथवा परागकोशों द्वारा जायांग से जुड़े होते हैं। ऐसी कंडीशन को कहते हैं गाइनेंडस। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मदार में ऐसा होता है। और अब आता है पुंकेसरों की लंबाई, लेंथ ऑफ स्टेमेंस। पुंकेसरों की लंबाई में की बात की जाए तो सामान्यतः पुंकेसर एक ही लंबाई के होते हैं, लेकिन कुछ पुष्पों में
पुंकेसरों की लंबाई में भिन्नता होती है और इसी भिन्नता के आधार पर हम पुंकेसरों को कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है डाइडाइनमस कंडीशन। नाम से स्पष्ट है, द्विदीर्घीय अवस्था। जब पुंकेसरों की कुल संख्या 4 हो और 4 में से 2 लंबे हो 2 छोटे हो तो यह अवस्था द्विदीर्घी या डाइडाइनमस कंडीशन कहलाती है और ये अवस्था तुलसी में पाई जाती है जो कि लेविएटी कुल का है। दूसरा आता टेट्राडाइनमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के पुंकेसरों की लंबाई में बात की जाए टेट्राडाइनमस कंडीशन की, तो जब पुष्प में 6 पुंकेसर हों और उनमें से 4 बड़े और 2 छोटे होते हैं तो इस अवस्था को हम टेट्राडाइनमस कंडीशन कहते हैं। टेट्रा मान 4, डाइनमस मीन्स लंबे, 4 लंबे 2 छोटे, अर्थात 6 पुंकेसरों में से 4 पुंकेसर बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं तो ऐसी अवस्था को हम चतुर्दीर्घी या टेट्राडाइनमस कंडीशन कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण सरसों, जो कि क्रूसीफेरी कुल का है, जिसका नया नाम ब्रेसिकेसी है, और सरसों का बोटानिकल नेम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस होता है, अर्थात टेट्राडाइनमस कंडीशन ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में पाई जाती है। और अब कुछ खास बात जान लीजिए कि कभी कभी पुंकेसर बंद होता है, छोटा रह जाता है, तब ऐसे पुंकेसर को स्टेमिनोड कहते हैं। अर्थात जब पुंकेसर स्टेराइल होता है तो उसे स्टेमिनोड कहते हैं। प्रत्येक ऐसा परागकोश जिसमें 2 पालियाँ होती हैं और 4 कोष्ठ पाए जाते हैं तो उसे हम द्विकोष्ठी या डाइथिकस कहते हैं, जैसे कि सरसों में। लेकिन जिस परागकोश में केवल 1 पाली पाई जाती है और केवल 2 ही परागकोष्ठ पाए जाते हैं तब उसे हम मोनोथिकस या 1 पाली के नाम से जानते हैं, जैसे गुड़हल में मोनोथिकस होता है। अर्थात परागकोश में पालियों की संख्या के आधार पर परागकोश 2 प्रकार के बांट सकते हैं, डाइथिकस और मोनोथिकस। यहाँ पर एक टर्म और जानना जरूरी है, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, स्क्रीन पर नहीं है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोज एंड एक्सट्रोज। इंट्रोज और एक्सट्रोज क्या होता है? जब पुष्प में परागकोशों का मुख पुष्प के मध्य की ओर होता है तो पुमंग को हम इंट्रोज कहते हैं, जैसे टमाटर, आलू और मकोए में। लेकिन जब परागकोश का मुख बाहर की ओर होता है तो ऐसे पुमंग को बहिर्मुखी कहते हैं, एक्सट्रोज कहते हैं। और जब पुंकेसर बंद हो तो ऐसे पुंकेसर को स्टेमिनोड कहा जाता है। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिस इज ऑल अबाउट द स्टेमन्स। स्टेमन्स के बारे में इतनी जानकारी आवश्यक थी और अब अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको जायांग या स्त्री केसर, गाइनोसियम या पिस्टिल के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगला भाग अगले वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।